जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं साथियों, हिंदी के, जीके जीएस के, करंट अफेयर के और साथियों रीजनिंग के और साथियों मैथ्स के। मैंने एक साथियों एक्सपेक्टेशन किया है कि आपका जो पहला पेपर होगा और पहली शिफ्ट का पेपर होगा और पहले दिन का पेपर होगा वो कैसा आ सकता है। ये पूरी तरीके से पेपर एक्सपेक्टेशन पर साथियों आधारित है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए जो एक्सपेक्टेशन पर आधारित हो तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सभी विषयों के सभी संभावित क्वेश्चंस को साथियों हम यहां पर देखने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए साथियों। अगर आपने क्लास में एंट्री कर दी है, इस वीडियो में एंट्री कर दी है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपके हिस्से में एक पूरे नंबर साथियों आ पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए इस क्लास से आपको 10 नंबर मिलेंगे तो 10 नंबर आपके साथियों तैयार होंगे। तो अधूरा छोड़कर इस वीडियो को मत जाइएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो मैं कहूंगा सुषमा कैसे लिखा जाता है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। सुषमा जैसे डी में लिखा हुआ वैसे लिखा जाता है। मुझे बताइए कि पल्ला पकड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, बताइए। इसका मतलब होता है नकल करना। नकल करना नहीं साथियों, सहारा लेना इस मुहावरे का मतलब होता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, सादा जीवन उच्च विचार ही जीवन जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। यानी कि इस खाली जगह में आपको बताना है क्या आएगा, कौन सा शब्द आएगा। तो ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो साथियों, सादा जीवन उच्च विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रही है जो स्त्री विद्वान हो, इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द क्या हो सकता है, तो उसको विदुषी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो स्त्री विद्वान हो उसके लिए एक शब्द विदुषी होता है। कह रही है मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी। अब खरीदी यहां पर शब्द आएगा या साथियों खरीदे आएगा या खरीदा या खरीदे आएगा। मैं कहूंगा होना चाहिए मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। उसके बाद देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। यानी कि आपको बताना है कि निष्पक्ष कैसे लिखा जाता है। तो इन तीन में तो गलत लिखा हुआ है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए में निष्पक्ष लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए हिंदी को आपको बहुत तेजी के साथ करना है। अगर आप एसएससी जीडी के वाकई में पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो एक टारगेट आपका यह भी होना चाहिए कि हिंदी सेक्शन को बहुत कम गिनती के मिनटों में साथियों आपको खत्म करना है। जैसे कि मान लीजिए 20 सवाल हैं तो मुश्किल से 6 या 7 या 8 मिनट आप लोग लगाइए, उससे ज्यादा आप समय ना दीजिए इसको। कह रही कि भीगी बिल्ली मानना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सहम जाना, गिड़गिड़ाना, चालाक बनना, गायब हो जाना, सहम जाना। भीगी बिल्ली, भाई तुम तो भीगी बिल्ली बन गए, यानी कि तुम तो सहम गए हो। उसके बाद देखिए पोषक का साथों विलोम क्या हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है पोषक का विलोम अगर आपसे पूछे तो शोषक आपको बताना है ना। शीर्ण का विलोम अगर आपसे पूछे तो पुष्ट आपको बता देना है, ठीक है ना। उसके अलावा साथों दुर्बल का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्बल का विलोम सबल हो जाएगा, दुर्बल का विलोम सबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि कहते नहीं भाड़ झोंकना, तो इस भाड़ झोंकने का मतलब क्या होता है साथियों, ढील देना, थक जाना, व्यर्थ समय खोना या निराश हो जाना। तो मैं कहूंगा व्यर्थ समय खोना ही इसको कहा जाता है, भाड़ झोंकना। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। कौन से शब्द की वर्तनी आपको बिल्कुल शुद्ध लग रही है, बताइए। दुष्कर ऐसे थोड़ी ना, दुष्कर लिखा हुआ है, ये दुष्कर लिखा हुआ, मैं कहूंगा दुष्कर जैसे लिखा जाता है वैसे कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अब वो जमाना गया साथियों कि आप स्लो स्लो चलकर अपना सिलेक्शन ले ले। अब आपको बहुत फास्ट एडवांस लेवल पर साथियों आना पड़ेगा। अगर आपको लाखों बच्चों को पछाड़ना है तो आपको एडवांस बनना ही पड़ेगा। अगर आप वाकई में अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस हो तो आपका स्वागत है साथ। मैं आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ सब्जेक्ट में कि आपके लिए ये पेपर क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। तो साथियों मैं आपको डेली क्लास देता हूं, डेली उस क्लास को आप लिया करिए। तो वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और आदान का विलोम बता दीजिए कि क्या होता है साथियों आदान का विलोम। तो मैं कहूंगा आदान का विलोम तो साथियों प्रदान हो जाएगा। अच्छा, निधन का विलोम मृत्यु होता है और तिरोधान का विलोम अंतर्धान होता है। उसके बाद देखिए कह रही कि दिन से ऋतु में ठंडक है, ये होगा। यानी कि आपको खाली जगह में बताना है दिन से मौसम में ठंडक है, दिन से शीत में या जलवायु में। मैं कहूंगा मौसम शब्द यहां पर आएगा, यानी कि दिन से मौसम में ठंडक है। उसके बाद देखिए इस लोक से संबंधित, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो लौकिक कहते हैं, अगर इस लोक से संबंधित जो होता है उसको लौकिक कहा जाता है, लेकिन अगर इस लोक से संबंधित ना हो तो उसको साथियों अलौकिक कहा जाएगा। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रही कि बिजली का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, मुझे बताइए।
तो बिजली को क्या कहा जाता है? दामिनी कहा जाता है, सौदामिनी कहा जाता है, चंचला कहा जाता है, चपला कहा जाता है, विद्युत कहते हैं, तड़ित कहते हैं। बिजली को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उसके बाद देखिए आकाश का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? तो आकाश को भी बहुत सारे शब्दों से जानते हैं। आकाश को व्योम कहते हैं, अनंत कहते हैं, आसमान, आकाश, नभ, गगन, अंबर, ये सब कहते हैं साथियों। तो आकाश को यहां पर क्या कहेंगे? अंबर कहेंगे। अंबर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी आंसर बहुत तेजी के साथ आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, बहुत तेजी के साथ आप लोग आंसर देते रहिए। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन को आपको चुनना है। आपसे कहा जा रहा है कि कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करो। अब आपको बताना है साथियों इसमें दिक्कत कहां पर आपको लग रही है, मुझे बताइए। चलिए, कोई किसी को सिखाता नहीं के, क्या साथियों? कोई किसी को सिखाता नहीं के ऐसी नहीं बल्कि ऐसा उच्चारण को ये होना चाहिए। तो ऐसी की जगह पर ऐसा होना चाहिए, यानी कि 3 वाले में दिक्कत है, तो 3 वाला ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया। इसमें कहां पर दिक्कत है? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, बिल्कुल सही है, यानी कि आपका जवाब सी होगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए भाइयों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? दिए गए वाक्य रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको क्या करना है? चयन हो सकता है। देखिए भाइयों के झगड़े का लक्ष्य क्या हो सकता है, ये होगा, या भाइयों के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, या उद्देश्य क्या हो सकता है, या प्रयोजन क्या हो सकता है। तो मैं कहूंगा जो अंडरलाइन वाला शब्द है कि ये यहां पर नहीं आना चाहिए, यहां पर कारण शब्द आना चाहिए, तभी आपका पूरा वाक्य होगा भाइयों के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि परीक्षा की तरीका बदलनी चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, परीक्षा का उपाय या परीक्षा का ढांचा बदलना चाहिए। तो यहां पर साथियों कौन सा शब्द बिल्कुल सही बैठेगा? मैं कहूंगा परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, क्या जैसे कि आप लोहे की तरह बलिष्ठ हो, लेकिन अभी आपको पता नहीं है साथियों आप क्या कर सकते हो, आप कितना कुछ कर सकते हो। क्या आपका सिलेक्शन साथियों बार बार असफलता के लिए हुआ है? ऐसा नहीं है। आप सही तरीके से मेहनत नहीं कर पा रहे हो, सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर पा रहे हो, वरना सिलेक्शन आपका साथियों बहुत आराम से हो जाता। अब तक जिस परीक्षाओं को आपने दिया है और अगर आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कुछ कमी है, सिंपल सी बात है, उनको सुधार लीजिए, उन कमियों को सुधार लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। चलिए, कहने के जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसको तो साथियों लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, एक बार आप लोग बताइए। और जीके के सवाल भी अब आपके यहां पर शुरू हो चुके हैं। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, नए राज्यों की सीमाओं में फेरबदल इत्यादि संबंधित है? यानी कि नए राज्यों नहीं, जो सीमाएं हैं उनकी अगर फेरबदल हो या नए राज्यों का गठन हो, इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा इस बात का जिक्र अनुच्छेद 3 में किया गया। किसमें? 3 में किया गया है। संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 में बताया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर साथियों कौन है? तो पता साथियों कौन है? देखिए मैं कहूंगा राष्ट्रपति होते और वर्तमान समय के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो मैं कहूंगा वही भारतीय रक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर है। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। कह रहे भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रपति के बारे में कौन सी बात गलत लिखी हुई आपसे पूछा जा रहा है? वह प्रधानमंत्री मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते, गलत कर सकते हैं। तो कौन सा गलत होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला गलत होगा और यही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष साथियों कौन सा है? तो आपको याद रखना है, देखिए आम की अगर हम बात करें तो ये तो क्या है, अगर हम बात करते हैं साथियों क्या है, ये फल है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं बरगद की तो ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? डेट बताइए साथियों। 1950 में, बिल्कुल 24 जनवरी 1950 में, है ना। जनगण मन को संविधान सभा के द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। यह बात आपको साथियों याद रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो किसकी बात चल रही है, फटाफट आप लोग मुझे यहां पर बता दीजिए। मैं कहूंगा गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है, यही जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाई जाती है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहा जा रहा है बताइए।
चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब जो जाएगा वो बंकिम चंद्र चटर्जी के साथ जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो मैं कह सकता हूं साथियों, जो पनामा नहर है ना, पनामा नहर, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है। तो नील नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, मैं कहूंगा सिकंदरिया शहर जो है ना, ये नील नदी के तट पर ही स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, कह रही कि माले किस देश की राजधानी है। तो माले की अगर बात करें, ये किस देश की राजधानी है, तो ये मालदीव की राजधानी है। क्या साथियों, मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, मैं कह सकता हूं जयदेव की अगर बात करें तो जयदेव ही गीत गोविंद के लेखक हैं। ये बात आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि गलत कथन कौन सा है औरंगजेब के संबंध में। उसे आलमगीर के नाम से क्या नहीं जाना जाता था। बिल्कुल साथियों, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया था। बिल्कुल हराया था। और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया था। यह बात भी बिल्कुल सही है। ए वाली बी वाली दोनों बातें सही है। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। नहीं साथियों, दूसरा पुत्र नहीं था। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। यह बात भी बिल्कुल सही, यानी कि इसमें से गलत बात कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी वाली है, और यही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि 27 अक्टूबर 1650 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो सकता है साथियों, सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। यानी कि 27 अक्टूबर 1650 को फतेहपुर सीकरी में अकबर की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी। तो क्या आप जानते हैं इनको फांसी किस लिए दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में साथियों इनको फांसी दी गई थी। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रही कि किस बैंक ने गिफ्ट सिटी से 750 मिलियन डॉलर का टर्म लोन जुटाया है। तो किसकी बात चल रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात चल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गिफ्ट सिटी से 750 मिलियन डॉलर का टर्म लोन जुटाया है। ये आपको ध्यान रखना है। कह रहे कि इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है। तो पता साथियों कौन सा है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, रैपिडो है। तो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप जो है वो रैपिडो है। आंसर आपका ए होगा। अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में साथियों इसका आयोजन किया गया है। कहां पर इसका आयोजन किया गया है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो नई दिल्ली में साथियों अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगला देखिए, NATS 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो इसका शुभारंभ साथियों किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ही इसका शुभारंभ किया गया है। अगला देखिए, श्रीराम कैपिटल को ARC लॉन्च करने के लिए किसकी मंजूरी मिली है। तो पता साथियों किसकी मंजूरी मिली है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी मिली है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर साथियों कौन बने हैं। तो पता है साथियों कौन बने, महेंद्र सिंह धोनी ही झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके सामने रीजनिंग के सवाल शुरू हो चुके हैं। तो साथियों तैयार हो जाइए। अगर आप दमदार तरीके से अपनी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो रीजनिंग के सवालों की बौछार अब आपके सामने आएगी, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने साथियों आएंगे जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि मधुमक्खियों का संबंध जैसे भिनभिनाने से है, मुर्गियों का संबंध वैसे किससे होगा। गरजने से, किकियाने से, कुटकुटाना से, या चहचहाना से। मैं कहूंगा जैसे मधुमक्खियां भिन 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 करती हैं, वैसे मुर्गियां क्या करती हैं, तो कुट 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 करती हैं, यानी कि कुटकुटाना आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि लेमन यानी कि LEMON को क्या लिखा जाता है, ELMONO लिखा जाता है। तो क्लस्टर को साथियों क्या लिखा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आप सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। चलिए देखिए, मुझे यहां पर लग रहा है कि जो यहां पर जितने भी लेटर लिखे हुए हैं वही लेटर यहां पर लिखे हुए, बस आगे पीछे किए गए हैं।
आगे पीछू की अगर हम बात करें तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये चीज भी आप पहचान जाएं कि आगे पीछे कैसे किए गए। देखिए इनको आरोही क्रम में लिखा गया है। जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले इसमें से क्या आता है, तो ई आता है, तो देखिए सबसे पहले ई लिख दिया गया, उसके बाद एल आता है ना, उसके बाद एल लिख दिया गया, फिर सातों एम आता है तो एम लिख दिया गया, फिर एन और ओ लिख दिया गया। तो ऐसे ही सातों यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, सातों सी आता है, तो सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई आता है, ये आपका ई हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, सातों एल आता है तो एल हो जाएगा। और फिर अगर बात करें सातों आर आता है, फिर एस आता है, फिर टी और यू आता है। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, CELRSTU, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर, जो लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ भाई वीडियो, ये क्लास आपको पसंद आ रही है। तो जो लाइक का बटन है उसको आप लोग दबा दीजिए। कहने कि उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित, यानी कि ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये आकृति कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है, सी में है, डी में। दिमाग लगाएंगे तो सही जवाब तक आप लोग पहुंच सकते हैं। चलिए देखिए, अगर हम यहां पर बात करें, मुझे जो लग रहा है साथों, मैं आपको समझा देता हूं, एक बार रुकिए, एक सेकेंड। देखिए अगर हम इस आकृति को यहां पर ढूंढने की कोशिश करें, चूंकि मुझे लग रहा है साथों, एक आपका ये हो जाएगा, ये लाइन देखिए, ये जो है ना, ये आयत करके, ये आयत यहां पर तो नहीं, मेरी इस वाली आयत के बारे में बात कर रहा हूं। और एक बड़ा वाला आयत जो है ना, ये वाला, ये यहां पर बना हुआ है, देखिए सेम टू सेम बना हुआ है बिल्कुल, है ना। और उसके बाद ये जो लंबा सा है साथों, उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, ये मान सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खाली जगह आपको बताने कि इसमें से कौन से लेटर आएंगे। एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि यहाँ पर साथों 15 हैं। तो 15 है तो मेरे हिसाब से साथों 5 का बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 अलग, 1 2 3 4 5 ये अलग, और 1 2 3 4 5 ये अलग। आप देख रहे हो सबसे अंत में, अब देखिए इसके 3 पार्ट हो गए, एक पार्ट, 2 पार्ट और तीसरा पार्ट। आप देखो सबसे अंत में टी आ रहा है, यहां पर भी टी है, यहां पर भी टी है, यहां पर भी टी है। उसके बाद अगर बात करते, आप देखोगे एन आ रहा है शुरू में, यहां पर भी एन है, यहां पर भी एन है, तो यहां पर भी एन लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे एन ओ के आ रहा है, तो एन है, ओ है, के है, ओ नहीं है तो ओ बना दिया, है ना। अगर यहां पर हम बात करें, तो अगर बात करते साथों यहां पर डी है, तो मेरे हिसाब से यहां पर भी डी आएगा। देखिए पूरा हमें मिल गया है, एन ओ के डी टी, तो एन ओ के डी टी हो गया, एन ओ के डी टी हो गया, एन ओ के डी टी हो गया। अब आपको देखना है कि आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है। आपने ओ डी लिखा है, आपने फिर डी लिखा है, डबल डी है, फिर साथों आपने एन ओ के लिखा है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए। DICTIONAR, डिक्शनरी की अगर बात करें इसको 20 लिखा जाता है, मोबिलिटी की अगर बात करें इसको 16 लिखा जाता है, तो टर्मिनेशन को क्या लिखा जा सकता है, 20 24 18 22, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आप लोग बताइए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर आपको कभी भी अगर ऐसा हो कि भाई बहुत सारे लेटर लिखे हों और एक बड़ा सा नंबर लिखा हो, तो आपको हमेशा क्या करना है, देखिए अगर हम इनको जोड़ेंगे 4 + 9 + 3, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर जाकर बनेगा। एक काम करिए, इनको आप काउंट करिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 लेटर हैं, 10 का 20 बना दिया गया। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं, 8 का 16 बना दिया गया। तो ऐसा तो नहीं डबल बना दिया जा रहा है, अरे भाई 10 का डबल 20 बना दिया, 8 का डबल 16 बना दिया। तो इसको देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो 11 का डबल 22 बना देना चाहिए। अगर 22 ऑप्शन में, तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही है, और 22 हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है साथों यहां पर जो बनाया गया है वो 4 से 64 बनाया गया है। आपसे कहा जा रहा है साथों कि यहां पर 5 से 100 बनाया गया है। तो आपको ये बताना है, क्या बताना है कि 6 से यहां पर साथों कौन सा नंबर बन सकता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो मैं कहूंगा, अगर हम इसका डबल कर देते हैं, 4 का डबल क्या होता है 8, मान लो 2 से गुणा कर देते हैं,
तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो सातों 64 आ जाता है। 64 कहां पर, यहां पर लिखा है। उसी प्रकार अगर हम इसका डबल कर देते हैं तो 10 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर अगर हम करते हैं सातों 100 हो जाएगा। 100 कहां पर लिखा हुआ है, 100 की अगर बात करें 100 आपका ये लिखा हुआ। ऐसे ही इसका अगर हम डबल करते हैं तो सातों 12 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर हम क्या करते हैं 144 करते हैं, तो 144 यहां पर आएगा। 144 के ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस देखिए हर एक टाइप के सवाल को हम लोग देखेंगे। जिस टाइप का एग्जामिनर सोचता है कि भाई इस टाइप का सवाल रखूं, इस टाइप का सवाल रखूं, वो हर एक टाइप का सवाल हम लोग देख लेंगे और अंत में जीत आपकी होगी, ये समझ लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि जब आप डेली मेहनत कर रहे हैं किसी भी काम के लिए, मैं नहीं कहूंगा इस काम के लिए, आप किसी भी काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, हर दाव पेच आप सीख रहे हैं कि भाई अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाए तो मुझे ये सॉल्यूशन लगाना है, मुझे ये लॉजिक लगाना है। जब आप हर एक दाव पेच सीख लोगे, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लोगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपकी नजर से गुजर चुका होगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार गुजर चुका होगा, यकीन मानिए जब आपके सामने परीक्षा में वो क्वेश्चन आएगा, वो कॉन्सेप्ट आएगा, तो क्या उस सवाल को आप चैलेंज नहीं कर पाओगे? क्या उस सवाल को सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। हर एक टाइप का सवाल आप साथियों सॉल्व करोगे अपनी परीक्षा में। जरूरत है तो बस आपको साथियों कड़ी मेहनत की, बहुत ध्यानपूर्वक इस क्लास को साथियों देखा करिए। मैं डेली आपको एसएससी जीडी 2026 के लिए एक वीडियो देने की कोशिश करता हूं। जरूरी नहीं मैं लाइव आऊं, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो को रिकॉर्ड करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं और यूट्यूब पर डालता हूं। इसलिए अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वैसे ज्यादातर बच्चे पहले से ही साथियों हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर रहे हैं। चलिए तो इस सवाल को हम लोग अब देख लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है, आपसे कह रहे हैं साथियों, क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि एक विशिष्ट कूट भाषा में राजू को WFOZ लिखा जाता है, सीता को XNYF लिखा जाता है, तो मोनू को सातु क्या लिखा जा सकता है? देखिए अगर हम यहां पर बात करें, R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, J 10 पर होता है, U 21 पर होता है। अगर हम इधर बात करते हैं साथियों, W 23 पर होता है, F 6 पर होता है, O 15 पर होता है, Z आपका 26 पर होता है। तो ये 18 से 23 हुआ है, 5 बढ़ा है, 1 से 6 हुआ है, फिर 5 बढ़ाया गया है, 10 से 15 हुआ है, 5 बढ़ाया गया है, और 21 से 26 हुआ है, 5 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार अगर हम यहां पर देखें, S से X हुआ है, I से N हुआ, इसमें भी 5 बढ़ाया जा रहा है, यानी कि हमें इसमें भी 5 बढ़ाना होगा। M होता है 13 पर, 13 में साथियों 5 बढ़ाओगे तो 18 आ जाएगा, 18 पर R होता है, और R सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो लगाकर आपको आगे बढ़ जाना है। अब हम लोग चूंकि अभी एग्जाम में नहीं, एग्जाम में हो गए तो डी लगाकर आगे बढ़ जाना, लेकिन हम लोग साथियों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो लगाते जाइए। O 15 पर होता है साथियों, 5 बढ़ाओगे 20 आ जाएगा, 20 पर साथियों T आता है, N से करोगे S आ जाएगा, और फिर साथियों Z आ जाएगा। तो कुल मिला के जवाब आपका जो आएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहने कि इनमें से वेन आरेख में जो त्रिभुज है ये लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है, यानी कि अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं तो जितने भी त्रिभुज में लोग हैं ये सारे के सारे साथियों लंबे व्यक्ति हैं। उसके बाद कहने की जो आयत है ये भूरे बालों वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। आयत की अगर बात करते हैं साथियों ये भूरे बालों वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। कहने के वर्ग की अगर बात करें, यानी कि वर्ग की अगर बात करें तो ये लड़कों के बारे में बताता है कि ये सारे के सारे लड़के हैं जितने भी वर्ग में हैं। और उसके बाद क्या कहा गया है, वृत्त तो आया ही नहीं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन लंबे काली आंखों वाले, एक सेकंड कुछ मिसिंग हो रहा है, वृत्त जो है ना काली आंखों वाले को दर्शाता है, यानी कि वृत्त की अगर हम बात करें, वृत्त हो गया आपका ये, तो ये काली आंखों वाले लोगों को दर्शाता है। अब यहां पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि उनके बारे में बताइए जो लंबे और काली आंखों वाले लड़के हैं, यानी कि लंबे की अगर बात करें तो इसमें से है ना, लंबे और काली आंखों वाले लड़के हैं। लंबे और काली सर्किल में से भी होना चाहिए, वृत्त में से भी होना चाहिए। काली आंखों वाले लड़के का निरूपण करता है, लेकिन भूरे नहीं है, यानी कि भूरे की अगर बात करें इसमें से आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें से नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक लेटर दिख रहा है, ये जो सी बना हुआ है, सी, ध्यान से देखिए, सी की अगर हम बात करते ही ये लंबा है, काली आंखों वाला लड़का है ना, लेकिन भूरा नहीं है। तो मैं कहूंगा सी कहां पर लिखा हुआ है, सी आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है।
तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत शानदार है। इस सवाल को देखिए और आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कि आपके इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि 5 सहेलियां हैं, भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा। ये पूर्व की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठी, यानी कि एक पंक्ति है। पंक्ति की अगर बात करें, अच्छा सभी का मुख जो है ना पूर्व की तरफ है। यहां पर एक बात ये बताई गई है। तो 4 हो गए, 5 हो गए, 5 सहेलियां हैं, ठीक है, नाम भी आपको पता चल गए। कह रहे कि भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। राशि श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। तो दक्षिण छोर पर कौन बैठी है? दक्षिण छोर की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा साथियों? नीचे वाला दक्षिण छोर होगा, ये वाला। तो यहां पर एक बात कही कि श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है राशि। तो आप श्वेता को कहीं पर भी बैठा लो। मान लीजिए मैं श्वेता को साथियों यहां पर बैठा लेता हूं, और एक सेकेंड, श्वेता की अगर बात करें, आपसे कहा जा रहा है कि श्वेता के बाईं ओर राशि बैठी है और दूसरे स्थान पर, यानी कि 1 2, यानी कि राशि की अगर बात करें तो साथियों यहां पर बैठ जाएंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद एक और चीज देखिए, यहां पर कह रहे कि श्वेता और विभा के बीच में कौन बैठी है? भूमिका बैठी है। तो श्वेता और विभा, श्वेता और देखिए श्वेता विभा तो हम यहां पर बैठा नहीं सकते हैं। तो एक काम करिए साथियों, आप यहां से एक स्थान हटाइए, यहां पर एक स्थान बढ़ाइए। तो क्या कहा गया था साथियों? श्वेता और विभा। तो श्वेता और विभा के बीच में कौन बैठी हैं? भूमिका बैठी है, यानी कि भूमिका जी यहां पर बैठ जाएंगी। तो बचा क्या? एक बची, और यहां पर जो एक बची है वो कौन बची है? वो अरुणिमा ही तो बची हैं। तो मैं कहूंगा साथियों अरुणिमा यहां पर बैठ जाएंगी आपकी। तो 5 की 5 आपकी बैठ गई। सवाल में पूछा जा रहा है दक्षिण छोर पर कौन लड़की बैठी है? तो विभा बैठी हैं। तो विभा आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुझे बताइए ये सवाल सबकी समझ में आया? सवाल अगर सबकी समझ में आया है साथियों तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो सकता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि सभी एंजाइम विटामिन हैं। तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए? ये आपके एंजाइम हो गए, है ना। और सभी एंजाइम विटामिन है तो सभी एंजाइम विटामिन हो गए। कह रहे कि सभी विटामिन जो है साथियों ये कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है, सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट हो गए। अब निष्कर्ष देखिए और निष्कर्ष को देखकर मुझे जवाब बताइए। कह रहे कि सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं, सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं, बिल्कुल सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं। कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है भाई साहब, कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, मतलब सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं, तो ये गलत हो जाएगा सरासर। यानी कि सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, और ए जिनका आंसर है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब यहां पर साथियों क्या हो सकता है। देखिए अगर यहां पर हम लोग थोड़ी सी कोशिश करें, कह रहे कि 5 विषय हैं, 5 विषयों में अमित के प्राप्तांकों का औसत 72 है। यानी कि 5 विषयों की अगर बात करते हैं, 5 विषयों में अमित के प्राप्तांकों का औसत जो है, यानी कि 5 विषयों का औसत जो है 72 है। अगर मैं आपसे पूछूं 5 विषयों में उसको कुल मिला के कितने अंक मिले हैं, तो 5 की गुणा 72 से आपको करना पड़ेगी। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी कि 5 विषयों में कुल मिला के उसके जो अंक आए हैं वो 360 आए हैं। यानी कि इन 3 विषयों में, यानी कि कुल मिला के 5 विषय हैं, लेकिन 3 विषयों की अगर बात करें, 3 विषयों में जो औसत बन रहा है वो 70 बन रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 विषयों में कुल मिला के अंक कितने हैं, तो 3 सत्ते 21, यानी कि 3 विषयों में कुल मिला के अंक 210 हैं। तो शेष विषयों के प्राप्तांकों का औसत क्या होगा? भाई साहब शेष विषय कितने बचे हैं? 2 ही तो बचे हैं। टोटल 5 थे, 3 का निकाल लिया, 2 ही तो बचे, यानी कि 2 का आपको सातों निकालना है। तो मैं कहूंगा 360 में से 210 को घटा दीजिए, आपको 2 विषयों का कुल योग पता चल जाएगा। तो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। तो ये 2 विषयों का कुल योग हो गया। इनका औसत निकालना है तो 75 आएगा, यानी कि शेष, यानी कि 2 विषयों के प्राप्तांकों का औसत 75 निकलेगा। और 75 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को साथियों 5, 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो उनको उसके लिए 2950 रुपए प्राप्त होते हैं। तो बी को इनमें से कितनी राशि मिलेगी बताइए। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, ए की बात करें, ए कोई काम 5 दिन में कर रहा है, बी की अगर बात करते हैं साथियों 6 दिन में कर रहा है, और सी की अगर बात करते हैं तो 8 दिन में कर रहा है।
अब हमें टोटल काम पता करना है कि भाई साहब टोटल काम आखिर है कितना। तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि 5 से भी कट सके, जो कि 6 से भी कट सके, जो कि 8 से भी कट सके। वरना एलसीएम निकाल लो 5, 6, 8 का, अगर ऐसे नहीं निकाल सकते हो वरना ऐसे कर लो, है ना। अब इसको कट करिए, 5 से कट करिए 120 को, 5 दूना 10, 2 जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है। 6 से कट करते हैं, 6 दूना 12, 0 आ गया। 8 से कट करते हैं, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40 हो गया। अब कहने का मतलब क्या है कि ए, है ना, एक दिन में 24 काम करता है, बी एक दिन में 20 काम करता है और सी एक दिन में 15 काम करता है ना। या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ए एक दिन में 24 रुपए कमाता है, बी एक दिन में 20 रुपए कमाता है और सी एक दिन में 15 रुपए कमाता है। इनको टोटल जो, इन तीनों को टोटल जो रुपया मिलता है वो साथ 2950 रुपए मिलता है। आपसे कहने के बी को कितने रुपए मिलते हैं, तो भाई साहब बी को तो यहां पर 20 रुपए मिलते हैं, हम मान सकते हैं 20 के अनुपात में रुपए मिलते हैं, तो वो 20 यहां पर आएगा क्योंकि बी का निकालना है, तो हमने बी लिखा है। और नीचे जो हम लिखेंगे नंबर वो इन सब का योग लिख देंगे, 24, 20 और 15 का, तो ये आपका 35 हो जाएगा। 35 और 24 कितना हो जाएगा साथों, 35 और 24 की अगर बात करें ये आपका 59 हो जाएगा, है ना, 59 हो जाएगा। अब साथों इसको कट कर लो, आपको बी को कितनी राशि मिलेगी ये पता चल जाएगा। 59 पंजे होता है 295, 0 आ गया। 50 की गुणा 20 से करोगे साथों 1000 आ जाएगा, यानी कि बी को कितनी राशि मिलेगी, 1000 रुपए की राशि मिलेगी। 1000 रुपए कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये सवाल साथों आपकी समझ में आया, अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो मुझे बताइए, और अगर आ गया है तो अगले नंबर का सवाल देखिए, इसको करने की कोशिश कीजिए आप लोग। आपसे कहने कि एक मिश्रण है, इसमें एल्कोहल है और जल है। अगर एल्कोहल 3 है तो जल 4 होगा, यानी कि इसमें 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। पानी कौन से वाले में मिलाएंगे, इस वाले में मिलाएंगे। मान लीजिए एल्कोहल 3x है और जल कितना है साथों, 4x है। तो अब जो पानी मिलाया जाएगा, 8 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल, यानी कि अब किस में मिलाएंगे साथियों, इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर, पानी यानी कि जल, बात तो एक ही है, तो ये इसमें हम मिलाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 3x और 4x है, इसमें हमें 8 लीटर मिलाना है, तो साथों हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसमें 8 लीटर मिला दिया। अब उस 8 लीटर मिलाने के बाद एल्कोहल और जल का अनुपात जो होता है वो 5:8 होता है, तो ये 5:8 यहां पर हो गया। अब आपको यहां से इसको सॉल्व करना है, मिश्रण की मूल मात्रा बतानी है। मिश्रण की मूल मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो 3 और 4 टोटल 7x का मान आपको निकालना है। मूल मात्रा यही तो होगी भाई साहब, तो x की वैल्यू यहां से निकालिए, फिर 7 से गुणा कर देंगे, साथ ही हो जाएगा काम। मैं आपकी वीडियो को ऑडियो में सुनता हूं भाई, ऐसा क्यों, ऑडियो में क्यों सुनते हो, है ना, क्योंकि वीडियो चल रही है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है, तो आप देखिए भी और सुनिए भी। लेकिन आपकी बात मुझे थोड़ा समझ में नहीं आई। चलिए 8, अब देखिए बराबर हैं तो बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 8 की गुणा 3 से करोगे तो 8 3 आपका साथ 24 हो जाएगा। 24x बराबर 5 की गुणा 4 से करोगे 20x आ जाएगा, प्लस 8 पंजे 40 हो जाएगा। अब 24x इधर है, बराबर के उधर 20 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर आपका 40 हो जाएगा। 24x में से 20x जाएगा तो 4x बचेगा, 4x बराबर 40 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40/4 हो जाएगा। कटेगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 10 आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है, 3x प्लस 4x यानी कि 7x, तो 7x की वैल्यू निकालना, x बराबर 10 निकला है तो 70 आ जाएगी, यानी कि 70 लीटर मिश्रण की मूल मात्रा होगी, जो कहां पर लिखी है, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का साथों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। तो अब अगर बात करते हैं कि यदि a का 10% b है तो 20 का b प्रतिशत कितना होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है साथों, देखिएगा छोटा सा है लेकिन बढ़िया है। अगर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो का लिखा होता है इसका मतलब गुणा होता है, इसकी ये जो का लिखा है इसका मतलब भी गुणा है, इतनी बात ध्यान रखना है। ए का यानी कि ए गुणा 10%, और 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, यानी कि ए का 10% बी है। तो यहां से हम ए और बी का अनुपात निकाल लेंगे सबसे पहले। तो a/b, अगर हम b इधर ले आए और ये 100 फिर उधर चला जाएगा क्योंकि बराबर लगा है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 10 की इधर आ जाएगी, तो ये इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि यहां पर जो बचेगा वो 10:1 बचेगा, यानी कि 10/1 बचेगा। तो अगर अब यहां पर साथों क्या हम बात करें, अगर a यहां पर 10 है तो b 1 होगा। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि 20 का b प्रतिशत कितना होगा।
ए का 5% होगा, ए का 3% होगा, ए का 2% होगा, या ए का 4% होगा? तो मैं कहूंगा 20 का बी प्रतिशत कितना आया है, बी कितना आया है साथियों, मुझे बताइए। तो बी तो आपका 1 आया है, यानी कि 20 का 1%, 20 का 1% सातु कितना हो जाएगा? अरे भाई 20 का 1% कितना हो जाएगा? 20/100 हो जाएगा, है ना। इसको अगर कट करते हैं तो 1/5 आ जाएगा। तो ये आपको बताना है, ये जो 1/5 है, क्या ये ए का 5% है? ए तो भाई साहब 10 है, तो क्या 10 का 5% 1/5 आता है? मैं कहूंगा नहीं, ये तो 50 आता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्या ए का 3%? ए का 3% भी नहीं आएगा, ए का 2% आ जाएगा। ए कितना है? ए 10 है, तो ए का 2% कितना हो जाएगा? 2/100 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 2/10 आ जाएगा। इसको भी हम 1/5 लिख सकते हैं। देखिए 1/5 1/5 ही आ गया है। तो कुल मिला के आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन सातों आपकी स्क्रीन पर है। कुछ सवाल और बाकी हैं, इन सवालों को भी आप लोग देख जाइए और आपकी क्लास सातों एंड हो जाएगी। कह रहे कि किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए ध्यान से। कोई लेन देन हो रहा है, इसमें लाभ प्रतिशत जो है ना क्रय मूल्य का 48% है। अब देखिए क्रय मूल्य की अगर हम बात करें, क्रय मूल्य का मतलब पता क्या होता है, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? जिस मूल्य पर आपने कोई चीज खरीदी है, आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी है, अब कह रहे हैं कि आपको जो लाभ हो रहा है ना वो 48% का हो रहा है। यानी कि अगर बात करते लाभ जो हो रहा है साथों, आपने कोई चीज 100 की खरीदी है और 48 का लाभ हो रहा है, यानी कि आपने वो चीज कितने में बेच रहे होगा? वो आप बेच रहे होगे साथों 148 रुपए में, है ना, क्योंकि 100% ये हमने अपने पास से मानी है और 48% का लाभ हुआ है। तो जाहिर सी बात है वो चीज आप 148 रुपए में यहां पर बेचोगे। कितने बेचोगे? 148 रुपए में बेचोगे। उसके बाद अगर बात करते यहां पर दूसरी चीज जो कही गई, कह रहे हैं कि यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, क्रय मूल्य हमने 100 माना था, 20% की वृद्धि हो जाए, यानी कि क्रय मूल्य 120 हो जाए, है ना, लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववर्त ही रहे, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो 148 का 148 ही रहे, तो लाभ बताइए। तो लाभ प्रतिशत में कितने की कमी होगी? अच्छा, पहले कितना लाभ हो रहा था? पहले 48 लाभ हो रहा था। अब कितना लाभ हो रहा है? कोई चीज 120 में लाए हो, 148 में आप बेच रहे हो, तो कितना सा तो प्रॉफिट हो रहा है? 28 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको प्रतिशत में बदलिए पहले, तो 120 नीचे आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कराइए, 20 पंजे और 20 छंग हो जाएगा। इसको अगर कट कराएं सातों, 6 चौक आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 4 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बचेगा। 6 छंग आपका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, है ना, 6 छंग 36। 4 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 6 छंग 36 हो जाएगा। तो 4.66 की गुणा 5 से आप लोग करिए, तो करा लेते साथ। तो यहाँ पर हम लोग 4.66 की गुणा 5 से एक बार करा लेते हैं और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। 5 छंग आपका 30 होगा, 5 छंग 30 और 33 हो जाएगा, 5 चौक 20 और आपका 23 हो जाएगा, यानी कि 23.30 आएगा। तो कुल मिला के लाभ अब जो हुआ है ना, पहले लाभ हो रहा था 48, अब जो लाभ हो रहा है साथियों वो 23.30 लाभ हो रहा है। तो बस यही तो पूछा जा रहा है, लाभ में कितनी कमी हुई है यार भाई? पहले 48 लाभ हो रहा था, अब 23.30 लाभ हो रहा है, तो कितने की कमी हुई? तो भाई साहब 48 में से आप इसको घटाइए, 48 में से 23.30 को आप लोग घटाइए, है ना, तो लगभग कितना बैठेगा साथियों? जाकर ये 0 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये अब 47 हो जाएगा, है ना। तो 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा और 4 में से, तो कुल मिला के 24 करके कुछ आएगा, 24.70 लगभग आएगा। तो 24.70 तो नहीं, लेकिन 24.67% लिखा है, कहीं ना कहीं हो सकता हो इसमें गलती हो गई हो कैलकुलेशन में। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक ये सवाल है और एक ये सवाल है, उसके बाद एंड है ना। चलिए तो इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। आपसे कह रहे हैं कि 2:3, 5:7 के अनुपात में है, 4 संख्याएं हैं, उनका महत्तम समापवर्तक अगर 6 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग कितना होगा? आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं साथियों, आप रोज एक क्लास का वीडियो डालो। हाँ, रोज एसएससी जीडी की वीडियो में डालता हूँ, कोशिश करता हूँ सर। मुझे यूट्यूब पर आपकी क्लास सबसे बेस्ट लगती है, मैं रोज़ आपकी क्लास देखती हूँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब देखिए, सबसे पहली मैंने आपको हर बार बताया, कई बार बताया कि अगर कभी भी आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, क्या दे रखा हो? संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा हो, और आपको दे रखा हो साथियों HCF, जो यहाँ पर दोनों चीज़ें दे रखी हैं, संख्याओं का अनुपात भी दे रखा है और HCF भी दे रखा है।
तो आपको वो संख्याएं निकालना बहुत आसान हो जाता है। पहली जो HCF है, महत्तम संवर्तक है, इसकी गुणा पहली संख्या के अनुपात से कराइए, आपको पहली संख्या मिल जाएगी। ये तो अनुपात है, पहली संख्या मिल जाएगी। 6 दूना 12, ये पहली संख्या हो गई, है ना, पहली संख्या हो गई। HCF की गुणा दूसरे अनुपात से कराइए, 6 3 18, ये दूसरी संख्या हो गई। 6 की गुणा 5 से कराइए, तीसरी संख्या हो गई, 6 5 30, और 6 6 36, 6 7 42। तो कुल मिला के यहाँ पर बात की गई थी सबसे बड़ी संख्या की। सबसे बड़ी संख्या किधर है? सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है, और सबसे छोटी संख्या की जो कि ये है, इनके वर्गों का योग कराइए। तो 12 का तो मुझे पता है साथियों 144 होता है, 42 का नहीं पता है, तो 42 का निकाल लेते कितना होता है साथियों, है ना। 2 दूना 4, 8 आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौक 16 हो गया, 4 आ गया, 16 आ गया, 1764 आ गया। तो कुल मिला के साथों आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल बताइए, इनका योग कर लीजिए। 4 4 8 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ये आपका साथियों कितना हो जाएगा, एक सेकेंड देखिए, 1764 144, तो ये आपका 8 हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 1908 आएगा। तो कुल मिला के 1908 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक फुटकर विक्रेता को क्रय मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 18% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 16,500 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य जिस मूल्य पर आपने कोई वस्तु खरीदी है, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर आप वो वस्तु बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपए पर आपने खरीदी तो ये क्रय मूल्य कहलाएगा। 10% प्रॉफिट के साथ आपने वो वस्तु 110 में बेची तो ये आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। और हमेशा विक्रय मूल्य में लाभ होता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। जिसके 100 की लाए थे 90 में बेच रहे तो नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज देखिए, आप किसी वस्तु को लाए थे 16,500 रुपए की। यहां पर एक बात कही गई है कि क्रय मूल्य पर 12% की आप छूट भी देते हैं। तो जब 12% की आप छूट देंगे तो 100 माइनस 12 कितना बचेगा, 88%। यानी कि आप इस वस्तु को 88% में बेच रहे हैं। ठीक है, 16,500 की लाए थे, 12% की छूट के बाद इसको आप 88% में बेच रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, जब आप छूट पर बेचोगे तो कितने की बिकेगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब आप 165 की गुणा किससे कर लीजिए साथियों, 88 से कर लीजिए। 165 गुणा 88 कर लेते हैं तो कितना आता है साथियों, 14,520 आता है। तो कुल मिला के अगर यहां पर बात करें, अगर आप छूट के साथ बेचोगे इसको तो 14,520 रुपए की बिकेगी। यहां पर कहा गया है कि उस पर 18% का हमें लाभ भी लेना है तो वो वस्तु कितने रुपए की बिकेगी। तो इसका 18% लाभ लीजिए तो इसको 118 में सातों आप बेचेंगे। तो इसको कैलकुलेट करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से 0 कटेगा, 2 से अगर कट कराएं तो 5 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 नीम 18 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं साथ तो इसको हम कैलकुलेट करा लेते हैं, एक बार इसको करा लें। देखिए 5 से कट करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 नीम आपका कितना हो जाएगा सातों 45 हो जाएगा। पांच टीम आपका कितना हो जाएगा सातों 45 हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं सातों, देखिए अब यहां पर खाली 2 बचा है तो 0 बढ़ाएंगे, 0 यहां पर आ जाएगा, पॉइंट लग के 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 290.4 आया है। इसकी गुणा आपको 59 से करानी होगी। तो हम इसकी गुणा करा लेते हैं साथियों, 290.4 गुणा 59 करा लेते तो कितना आता है, लगभग साथियों आपका जो आता है 17,131 आता है, सॉरी 17,133.6 आता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे साथियों आपके सामने क्वेश्चंस थे, इसमें सबसे पहले साथियों हिंदी के सवाल आप लोगों ने देखे, जीके करंट अफेयर के सवाल देखे, रीजनिंग के सवाल देखे और साथियों मैथ्स के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। तो ये वीडियो, ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।